साथियों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैट्रिक एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं 2024 में, उसके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का लाया हूं। ठीक है, और इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। और साइंस में ये फिजिक्स का चल रहा है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। ठीक है, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और अपने स्तर से पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए, है ना। नंबरिंग करने के बाद उसके बाद आप देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन जो है आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना, और जो गलत हो रहा है उसको देखिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक ना, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से जो एग्जाम में है मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले और भी 1 से लेकर के 37 तक क्वेश्चन जो है करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा जाकर के। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा या उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है क्या बोला है कि अगर कोई गोलीय दर्पण हमारे पास है, कोई भी, और उसका प्रतिबिंब जो है उसका अगर आवर्धन निकालते हैं तो आवर्धन कैसा हो? ऋणात्मक हो, यानी माइनस हो। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले हम करवा दिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि अगर आवर्धन की हम लोग बात करें, ठीक है, आवर्धन की बात करते हैं तो याद रखना है कि आवर्धन अगर ऋणात्मक हो, क्या हो, कोई भी आवर्धन अगर ऋणात्मक, कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण में अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई भी हो, अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो मुझे ये बताइए कि ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस। माइनस को हम लोग निगेटिव कह सकते अच्छा ये बताइए, अगर कोई काम निगेटिव होता है या माइनस में आता है या उल्टा होता है, निगेटिव होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आज काम उल्टा हो रहा है, सारा काम आज निगेटिव हो रहा है। या नहीं कहता कि निगेटिव सोचना मतलब उल्टा सोचना होता है। तो याद रखिएगा कि ऋणात्मक का मतलब माइनस, माइनस में हम लोग निगेटिव बोलते हैं। निगेटिव जब होता है तो हमारे मन में ख्याल आता है या सारा काम क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो अगर आवर्धन का मान अगर माइनस है ना, उल्टा है, माइनस में है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर उल्टा है तो बताइए कौन सा प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, वास्तविक या काल्पनिक? तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मान लीजिए कि धनात्मक की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आवर्धन धनात्मक होती, अगर आवर्धन धनात्मक हो, अगर धनात्मक हो तो धनात्मक के ख्याल से क्या होता है हमारे अंदर में? प्लस का ख्याल आता है, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो का मतलब क्या होता है? कि सीधा सोचो। ठीक है, अगर आवर्धन का मान अगर धनात्मक होता तो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता तो क्या होता है दोस्तों? सीधा। अब मुझे ये बताया कि कौन सा प्रतिबिंब जो है सीधा बनती है, तो याद रखिएगा काल्पनिक हो, और इसी का दूसरा नाम क्या है? आभासी। इसी का दूसरा नाम क्या है? आभासी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन हमारे पास है सीधा है, उल्टा है, सीधा है। सीधा और उल्टा दोनों बोला है, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो क्या बोला? आवर्धन ऋणात्मक हो, ऋणात्मक के हम लोग क्या आंसर हमारे पास है? उल्टा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा उल्टा, है ना। ये उल्टा जो है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है दोस्तों, कि प्रकाश जिस सतह से टकराती है ना, जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है हमारे पास, ऑप्शन परावर्तन, है ना, परावर्तक सतह, आपतित सतह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि वह सतह का नाम बताना है जिससे कि प्रकाश जो है टकराकर अपने माध्यम में लौटती है ना। तो मुझे ये बताइए परावर्तन होगा? नहीं,
परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे बात करते हैं, यहाँ पे ये जो सतह जो होती है, यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, इससे टकरा कर कैसे वापस लौट जाएगी। तो ये जो सतह है जिससे कि वो टकराती है, तो इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस सतह को परावर्तक, इस सतह को हम लोग परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है 39 जो है उसका आंसर जो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण जो है व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को कि 3 तरह का दर्पण के बारे में चर्चा किया गया है क्लास 10th में, है ना? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोस्तों समतल दर्पण का ज़्यादा उपयोग तो नहीं बताया गया है ना। समतल दर्पण जो हम लोग घर में जो आईना यूज करते हैं वो है, और उत्तल दर्पण का एक ही यूज का चर्चा, उपयोग का चर्चा किया गया है यहाँ पे क्लास 10th में, कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में या पीछे देखने के आईने के रूप में करते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके अलावा अगर गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के अलावा अगर कोई भी एग्जाम्पल अगर देता है आपके सामने, तो उसका आंसर जो दोस्तों है ना वो सीधा सीधी आप अवतल दर्पण मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोलर कुकर सोलर कुकर समझते हैं दोस्तों कि ऐसा कुकर जो सूरज की जो है ना प्रकाश जो है उसकी सहायता से हम लोग खाना बनाते हैं, है ना। उसको सूरज के प्रकाश में बाहर, सूरज के प्रकाश में बाहर रख देते हैं और उससे उसका खाना बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा कि अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि उत्तल दर्पण का ना एक ही उपयोग है, गाड़ी के साइड मिरर में पीछे देखने के आईने के रूप में। उसके अलावा अगर कुछ भी पूछता है दोस्तों तो आप सीधा सीधी क्या मार सकते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरणें जो है गमन करती हैं, प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश की किरण जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक है ना, सीधी रेखा में हमेशा गमन करेगी। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और हमने बीच में एक दीवार रख दिया या कुछ भी ऐसा पदार्थ जो अपारदर्शी हो, मतलब इससे कि प्रकाश पास ना करे, तो मुझे बताइए कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे अगर आती है तो वो तो सीधी रेखा में चलती है या टेढ़ी रेखा में? तो ये बताइए, अगर सीधी रेखा में चलती है तो सीधी रेखा में यहाँ आने के बाद रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं ना है कि प्रकाश की किरण गई, अरे भाई आगे सामने क्या आ गया, दीवार आ गया है, तो एक काम करते हैं ऐसे मुड़ जाते हैं, मुड़ के अदर साइड से निकल के फिर सीधे चले जाते हैं। ऐसा तो होना है नहीं। क्या होगा, वो आएगी और यहाँ पे रुक जाएगी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि वो सीधी रेखा में ही हमेशा चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है क्या कहलाता है? ठीक है साथियों, ये याद रखिए, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है क्या कहलाता है? दोस्तों देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई समतल दर्पण है ना। अगर इसको अगर ऐसे हम एक आपतित किरण लाते हैं और ये ऐसे निकल जाता है परावर्तित किरण, इसके बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कोण बनता है, यहाँ पे कोण बनता है। इस कोण को दोस्तों हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपतन कोण या परावर्तन कोण का डेफिनेशन दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, याद भी रखना। कहा गया कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण
और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उनको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच में जो कोण बनते हैं उसको परावर्तन कोण कहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहता है, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, अगर परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच कोण बनता है दोस्तों तो उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है सीधा, औंधा, उल्टा, तिरछा। तो दोस्तों याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी दोनों एक ही नाम है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी दोनों क्या है, एक ही नाम है। तो याद रखना कि काल्पनिक प्रतिबिंब के साथ हमने हमेशा बताते आया क्या कि सीधा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है हमेशा सीधा होती है। ठीक है, और याद रखना कि वास्तविक जो होती है वो हमेशा क्या होती है, उल्टा। वास्तविक क्या होती है, हमेशा उल्टा होती है। तो हमसे पूछा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो याद रखना ऑप्शन ए है ना, सीधा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सीधा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन की बात हम लोग करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं आवर्धन की तो V/U होता है दोस्तों। ठीक है, V/U होता है। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है, अगर मान ले बात करते हैं तो समतल दर्पण में जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। वस्तु की दूरी के बराबर होती है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लीजिएगा और फॉर्मूला है इसका कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, उसके अनुपात को भागा दे देंगे तो क्या होगा, अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो अगर समतल दर्पण में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो समतल दर्पण की में जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। ठीक है, या अगर मान लीजिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी दूरी जो होगी और वस्तु की जो दूरी होगी वो दोनों बराबर होगी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि V और U बराबर है, तो V ऊपर लिखते हैं, U के जगह पे हम लोग V लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको कट करके क्या आ जाएगा 1, M पूरा आवर्धन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का जो है आंसर जो होगा दोस्तों, याद रखना है वो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस के क्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसरित होती हुई लगती है ना, याद रखिएगा, अपसरित होती हुई। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है तो फोकस पर क्या होती है, वो अपसरित होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, ऑप्शन है कि नहीं होता है, होता है। ऑप्शन सी है कि होता भी है और नहीं भी होता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ना, 46 का ऑप्शन नंबर बी सही है। और 47 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, किसके सापेक्ष मापते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा
किसके सापेक्ष मापते हैं? तो याद रखिएगा ध्रुव के सापेक्ष मापा जाता है। किसके सापेक्ष? ध्रुव के। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 47 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अनंत पर स्थित किसी बिंब का यानी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? दोस्तों आवर्धन का भी हमने बताया कि v/u होता है। आवर्धन का मान v/u होता है। तो अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी गई है, इसका मतलब v की दूरी कितनी है दोस्तों? मतलब वस्तु की दूरी कितनी वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है? u पर, ठीक है। और प्रतिबिंब जो बनेगी कहाँ बनेगी दोस्तों? f पर, है ना। तो अगर मान लीजिए कि f ऊपर लिखते हैं और नीचे अनंत लिखते हैं, तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि अनंत के सामने f जो होगा बहुत ही छोटा होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही छोटे नंबर को क्या कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा नंबर से उसको हम भागा दे रहे हैं, है ना। तो बहुत ही बड़ा नंबर से जब हम उसको भागा देंगे दोस्तों, तो ये इसका आंसर जो होगा लगभग 0 के बराबर आता है। यानी अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा m बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो दोस्तों हम शुरू से ही बताते आए हैं कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग को क्लास 10th में ज़्यादा नहीं बताई गई है, ठीक है। और अवतल दर्पण का एक ही उपयोग है, गाड़ी के साइड मिरर में या गाड़ी के पीछे देखने के आईने के रूप में। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो मुंडी के ऊपर लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? अवतल दर्पण। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मतलब एग्जाम्पल तो अवतल दर्पण हो जाएगा, इसका आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगी, ठीक है। तो 49 यानी क्वेश्चन नंबर 49 का क्या है जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम इसमें से कौन फॉलो करता है? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होते हैं। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दोस्तों दूसरा होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन है आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए कोण आई बराबर कोण आर है। कोण आई को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 51 का बात करते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच है। कहाँ पे है? फोकस और ध्रुव के बीच है। तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दोस्तों देखिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे पी है। इसके बीच में अगर कोई पिक्चर बनती है दोस्तों, ठीक है, कोई भी पिक्चर यहाँ पे बनती है तो पीछे जाकर के बनेगी, ठीक है, यहाँ पे पीछे बनती है। तो कहता है कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो, मतलब यहाँ पे कहीं भी रखेंगे तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन दिया वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा और नॉट। तो दोस्तों देखिए पीछे बना हुआ है, जब पीछे प्रतिबिंब बनती है तो आभासी होती है। और वस्तु देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब बड़ा, तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं 52 की तरफ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दोस्तों शुरू से ही बताते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे हम भेंट मुलाकात किए हैं कि फोकस दूरी अगर पहले लिख दिया जाए दोस्तों f बराबर, बाद में वक्रता त्रिज्या r, तो बताइए फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों? r/2 का मतलब आधी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी दोस्तों? आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरह। कहता है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, ठीक है, कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने से क्या होती है? वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे आते हैं 54 का। कहता है कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा
वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण में प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, हमेशा उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आगे तक बढ़ते हैं, 55 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वक्र त्रिज्या 1 मीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों वक्र त्रिज्या हमारे पास कितना है? 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो फोकस दूरी हमसे पूछा कि क्या होगा। तो दोस्तों फोकस दूरी के लिए क्या होता है फॉर्मूला? A बराबर r/2। देखिए 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1/2 मीटर कहीं ऑप्शन में है? नहीं, तो नहीं है तो एक काम कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटा 2 करके देखिए, अब काट दीजिए, कितना होगा दोस्तों? 50 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, ऑप्शन दिया है सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, और कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों याद रखिएगा हमेशा क्या होती है? हमेशा सीधा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 56 का। 57 में बचते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, क्या बोला है कि एक प्रतिबिंब का आकार जो है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है। दर्पण कौन सा होगा? तो दोस्तों बताइए कि कोई ऐसा है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर होगी? तो याद रखिएगा समतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 57 का। 58 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? तो दोस्तों याद रखना है आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 59 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों कौन सा दर्पण है जिसमें हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है? हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होती है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब जो है वो तीनों प्रकार के, यानी समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी, तीनों दर्पण में क्या होता है? हम लोग आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।